भाईचारा को बनाकर रखना, किसको? भाईचारा को बनाकर रखना, दैट इज कॉल्ड बंधुता। हम भारत के लोग हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? मैं हूं अरुण कुमार और आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी की 10वीं क्लास के बारे में। मतलब इससे पहले 9 क्लासेस हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं और उन 9 क्लासेस के बारे में या उन 9 क्लासेस के अंदर हमने पॉलिटी को एक अलग ही लेवल पर तैयार किया है। बहुत ही अच्छे स्तर की तैयारी हमने वहाँ पर की है। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस पॉलिटी की उन क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको इतनी श्योरिटी ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्त, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, या यूँ कहें कि अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी प्रीएम्बल या प्रस्तावना को समझने से पहले हमें जानना होगा कि ये जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है ये विचार कहाँ से लिया गया था। तो कल की ही क्लास में जब हमने फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, यानी कि भारतीय संविधान के वह विदेशी स्रोत पढ़े जहाँ से हमने भारतीय संविधान में कुछ प्रावधानों को लिया है, तभी हमने समझा था कि हमने प्रस्तावना को, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है इसको अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो जब हमने यूएसए के संविधान से इस प्रस्तावना को अडॉप्ट किया है तो बस आपको आज की इस वीडियो में हम प्रस्तावना या उस प्रीएम्बल के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो प्रस्तावना है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी की पूरी याद करनी है, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक जितने इसके अंदर शब्द हैं वो सभी याद करने हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना के अंदर कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और वो जो कुछ शब्द हैं उनके मीनिंग तक भी वहाँ से पूछे जाते हैं। तो वही सब बातें हम यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्त, पॉलिटी की ये 10वीं क्लास है या 10वें नंबर की ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, अगर आप किसी एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी की बुक में भी देखने को मिल जाएगा कि फ्रंट पेज पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है। और वो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है वह किस प्रकार से होती है, ये सभी अभी आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात ये बता दूँ कि जितनी भी प्रस्तावना में जो शब्द लिखूँगा या जो इम्पोर्टेंट शब्द रहेंगे उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, तो जब आप उसको नोट डाउन करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं यहाँ से बोर्ड पर लिखूंगा वैसे ही अगर आप नोट डाउन करेंगे तो उनको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि हम उन अंडरलाइन वाले वर्ड्स का मीनिंग ज़रूर देख पाएँ। बोलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए अब शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना की वह पंक्तियाँ जो हमें याद होनी चाहिए बहुत स्वाभाविक रूप से। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले ही कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। दोस्तों, यहां से शुरू से लेकर एक बार फिर से इसको देखें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये जो 5 शब्द मैंने लिखे हैं इनको करेंगे हम अंडरलाइन, ठीक है, इनको करेंगे हम अंडरलाइन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। जब इनको अंडरलाइन करेंगे तो इसके आगे की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उसके से मतलब है भारत के समस्त नागरिकों को, मैंने कहा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, ये यूं कहें उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सभी बात समझ में आए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ तक की बात को अभी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, इनको भी हमने अंडरलाइन किया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो 3 शब्द हमने अंडरलाइन किए हैं और जो शब्द हम अंडरलाइन कर रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग, उनका एक पर्टिकुलर मतलब है। और जब उनका एक पर्टिकुलर मतलब है तो वही आपके एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वो जो शब्द या निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है या शामिल नहीं है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। जब MCQs करेंगे तब ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक न्याय के बाद एक अगला शब्द आएगा विचार। इसको अंडरलाइन नहीं करना है। अभिव्यक्ति, जिसको मैं अंडरलाइन करूं उसी को करें। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, स्वतंत्रता को भी अंडरलाइन करेंगे। और इस बार ध्यान रखेंगे धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। क्या ये इस पेन से दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। चलिए दूसरे पेन से कर देते हैं। धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद प्रतिष्ठा, अवसर की समता और समता को भी अंडरलाइन करेंगे। प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति में या उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता या अखंडता, राष्ट्र की एकता या अखंडता। और इसको भी करेंगे अंडरलाइन। राष्ट्र की एकता या अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। और बंधुता को भी करेंगे अंडरलाइन। बंधुता बनाए रखने के लिए अपनी इस संविधान सभा में, मैं आगे लिख देता हूं, अपनी इस
संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, आज दिनांक 26 नवंबर 1949, नवंबर को भी हिंदी में लिख लेते हैं, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा, और दोस्तों एक डेट हिंदी में भी पूछी जाती है तो उस हिंदी की डेट को भी लिख लेते हैं यहीं पर, 26 नवंबर 1949 को, और ये डेट हिंदी वाली मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, ये हिंदी की डेट है। और अंग्रेजी की डेट क्या है, या अंग्रेजी की तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतत् द्वारा मतलब प्रत्येक के द्वारा, एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं, और यही आत्मार्पित करते हैं, और यही है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और ये जो मैंने नीचे भी 3 शब्द लिखे हैं रेड कलर से, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये 3 शब्द भी आपको ध्यान रखने हैं। तो कौन कौन से शब्द या कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक, जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं उनको ध्यान से समझें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता या अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाए रखने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 यानी कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतत् द्वारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। बोलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये पूरा का पूरा हमारे भारतीय संविधान का प्रियम्बल है या भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी प्रस्तावना है, यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे कि बताइए कि कौन कौन से शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं और कौन कौन से शब्द शामिल नहीं हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो यहाँ से यहाँ तक जो है आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे की कहानी को समझते हैं। चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। अब दोस्त, मैंने जितने भी शब्द अंडरलाइन करे हैं, इन शब्दों का एक एक का मीनिंग हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे ही पहला शब्द आपके सामने लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा भारत होगा उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? कि हमारा जो भारत रहेगा उस पर किसी भी बाहरी शक्ति यानी कि किसी एक्सटर्नल पावर का कोई अधिकार नहीं रहेगा या कोई भी शक्ति का प्रभाव नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी बाहरी शक्ति का कोई भी प्रभाव ना होना या कोई भी अधिकार ना होना। और सभी लोग जानते हैं कि हमारे ही देश भारत में केवल और केवल एक राष्ट्रपति होता है जो पूरे के पूरे भारत का संचालन करता है, और सारी की सारी शक्तियाँ, ये यूँ कहें कि जो सैन्य शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के अधीन ही रहती हैं। ठीक है, तो बाहरी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा हमारे भारत पर। उसके बाद अगला शब्द या अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है समाजवादी। और दोस्तों, समाजवादी का मतलब क्या होता है? तो समाजवादी का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर या किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप से कमज़ोर व्यक्ति को शामिल किया जाए। तो एक ऐसा समाज जिसमें सभी प्रकार के लोग शामिल रहें या किसी के साथ भी उसकी आर्थिक दृष्टि को लेकर भेदभाव ना हो, तो एक ऐसे समाज की बात होती है समाजवादी में। उसके बाद अगला शब्द, अगला वर्ड आपके सामने लिखा है पंथ निरपेक्ष। दोस्तों, आपने एक शब्द और सुना होगा जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों का मतलब एक ही है। मतलब सिंपल सा यह है कि हमारे देश भारत में किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म स्वीकारने की स्वतंत्रता होगी या कोई भी धर्म उसके पास रहेगा। हालांकि जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से समझेंगे उस बात को, लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब केवल और केवल इतना ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी धर्म, कोई भी पंथ हो सकता है, उसके ऊपर उसके पंथ को लेकर या उसके धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं रहेगी। उसके बाद अगला शब्द लिखा है दोस्तों लोकतंत्रात्मक। और सभी लोग जानते हैं कि इस लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, लोगों के लिए चुनी जाएगी और लोगों की चुनी जाएगी। बात समझ में आ गई? मतलब लोकतंत्र की परिभाषा आप लोग जानते हैं, अब्राहम लिंकन ने भी क्या दी थी कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। बात समझ में आ गई? तो लोकतंत्रात्मक मतलब या हमारा भारत लोकतंत्रात्मक रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश में जनता का ही शासन होगा। अगला लिखा है दोस्तों गणराज्य। बोलो पहले तो ये बात बताओ मुझे कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है तो। देखो, मैं बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं खुद एनालिटिक कर रहा हूँ इन चीज़ों को कि जितने भी लोग वीडियो पर आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बस अपना वीडियो देखा और काम खत्म किया। हालांकि यहाँ से आपको एक वीडियो से कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा का पूरा पॉलिटी का बैच दिया जा रहा है। तो इस पॉलिटी के बैच को फ़ायदे में लें या फ़ायदा उठाएं इस पॉलिटी के बैच का। और जब फ़ायदा आपको उठाना है तो सीधी सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अगली वीडियो के लिए भी क्या कर सकते हैं, या अगली वीडियो को भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको दबा लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगी। बाकी आप प्लेलिस्ट में तो चेक कर ही सकते हैं, एक एक वीडियो वहाँ पर पड़ा हुआ है। चलिए, अगला शब्द मैंने बताया गणराज्य। और दोस्तों, गणराज्य का मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा डोमिनियल स्टेट, एक ऐसा राज्य जो गण यानी कि लोगों के द्वारा ही या लोगों का शासन उसमें रहेगा। ये तो हमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बता रही है, लेकिन गणराज्य से मतलब है कि हमारा ही देश भारत गणतंत्र होगा। इसको आप इनडायरेक्टली रूप से ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर
राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसको जनता चुनेगी। बात समझ में आ गई? राजा वही बनेगा जिसको जनता चुनेगी, जिसके अंदर गट्स होंगे। तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बस इतना ही ध्यान रखें आप इस गणराज्य का मतलब। ठीक है, चलिए आगे अगला शब्द आप देखेंगे, लिखा हुआ मिलेगा अंडरलाइन वाला सामाजिक, उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा आर्थिक, और उसके बाद मिलेगा एक राजनीतिक। तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो जस्ट सिंपल सा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार की, एक तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। मतलब तीनों ही पैंतरों पर या तीनों ही लेवल्स पर किसी भी व्यक्ति को न्याय दिया जाएगा, कोई भेदभाव उसमें नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? उसको आर्थिक न्याय भी मिलेगा, उसको राजनीतिक न्याय भी मिलेगा, उसको आपका सामाजिक न्याय भी मिलेगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों प्रकार के जो न्याय हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ध्यान रखें, ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं, या द रिवॉल्यूशन ऑफ रूस 1917 के रूस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये रूस की क्रांति से लिए गए हैं जो 1917 में हुई थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अंडरलाइन मिलेगा आपको एक शब्द, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब सभी लोग जानते हैं आज़ादी से है। और हालांकि दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि इस पूरी की पूरी प्रस्तावना में 3 शब्द ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए थे। लेकिन वो 3 शब्द कौन कौन से हैं ये बात मैं तब बताऊंगा जब वीडियो में इस पूरी की प्रस्तावना के एक एक वर्ड का हम मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, तो वहां तक वीडियो को जरूर देखें। तो यहां पर देखें, स्वतंत्रता से मतलब है एक ऐसा फ्रीडम या एक फ्रीडम जिसकी, और वो स्वतंत्रता किस बात की? विचार की अभिव्यक्ति की। मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, विचार की अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, और धर्म की उपासना करने की। तो बहुत जाहिर सी बात है कि कोई भी विचार अपना रख सकता है, उसको स्वतंत्रता है। कोई भी अभिव्यक्ति यानी कि बोल सकता है, उसको स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति विश्वास रखे, उसको स्वतंत्रता है। धर्म की उपासना रखे, उसको स्वतंत्रता है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द हमें मिलेगा समता। और समता का मतलब क्या है? समता का मीनिंग क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, समता का मतलब है इक्वालिटी, इंग्लिश में कहें, मतलब किसी भी व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाएगा, उसको प्रत्येक बात में समानता दी जाएगी। अब चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, या फिर किसी भी जन्म स्थान से वो बिलोंग करता हो। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जन्म स्थान, लिंग, जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रखा जाएगा, सबको इक्वल रखा जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड समता या इक्वालिटी। यहां तक की कहानी समझ में आई? चलिए उसके आगे देखें, राष्ट्र की एकता या अखंडता। तो यहां पर 2 शब्द हैं और दोनों का मीनिंग जो है वो ओब्लिक में है, आप समझ सकते हैं। राष्ट्र की एकता यानी कि यूनिटी, और अखंडता, और ये भी क्या है? एक यूनिटी ही है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ अखंडता पर, एक मैं स्टार बना देता हूँ समाजवादी या समाजवाद पर, और एक स्टार मैंने बनाया पंथ निरपेक्ष पर। अब आप पूछेंगे सर ये स्टार क्यों बनाया है? तो आगे चलकर आपको ये स्टार की कहानी समझ में आएगी, ये स्टार क्यों बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखें, बात की जा रही है बंधुता की। तो बंधुता या इस ब्रदरहुड का मतलब क्या है? बंधुता का मतलब क्या है? दोस्तों मैंने इंग्लिश में कहा ब्रदरहुड, तभी आप समझ चुके होंगे कि ब्रदरहुड या इस बंधुता का मीनिंग क्या है। तो बहुत जस्ट सिंपल सी बात है, भाईचारा को बनाकर रखना। किसको? भाईचारा को बनाकर रखना, दैट इज कॉल्ड बंधुता। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मतलब उस दिन तारीख कितनी थी? 26 नवंबर 1949 थी, जब संविधान सभा के द्वारा इस पूरे भारतीय संविधान को क्या किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था।
दोस्तों किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं। संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, एक सेकेंड के लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। जब तक आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसको पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। चलिए, तो यहां पर हमने देखा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय संविधान को किस तिथि के या किस तिथि में अंगीकृत किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वह हिंदी की तिथि कौन सी थी, वह संस्कृत या हमारे हिंदी भाषा में वह तिथि कौन सी थी। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। और दोस्तों ध्यान रखेंगे केवल अंगीकृत ही नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए कब अधिनियमित किया गया था, पूछा जाएगा कि बताइए कब आत्मार्पित किया गया था। तो ये तीनों ही शब्द, ये तीनों ही वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान में और संविधान को ही एक्सेप्ट किया गया था। और इसी दिन, इसी तारीख को ध्यान रखेंगे, हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था। क्या कहा मैंने? आंशिक रूप से लागू किया गया था। मतलब संविधान एक बार होगा पूर्ण रूप से लागू और एक बार हुआ आंशिक रूप से लागू। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि आंशिक रूप से कब लागू किया गया था। आंशिक का मतलब है अधूरा, और आंशिक रूप से लागू करने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि 15 आर्टिकल्स थे जो लागू किए गए थे। और वो 15 आर्टिकल्स, जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि 5 से 9 नागरिकता से संबंधित, उसके बाद संबंधित रहेंगे संसद से और संबंधित रहेंगे निर्वाचन से। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो आपको इतनी सारी बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। इनकी डेट ध्यान रखनी है 2006, और आपको ध्यान रखना है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत मतलब अपना अंग बनाया, अधिनियमित मतलब उसको नियम में लाया गया, और आत्मार्पित मतलब उसको अपनी आत्मा सौंपी गई, यह इसको आत्मा में लिया गया। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझनी है। अब मैंने आपके सामने 3 स्टार बनाए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टार वाले शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। ये तीनों ही स्टार वाले शब्द हमारे भारतीय संविधान में, जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब ये तीनों शब्द नहीं थे। मतलब ये कब जोड़े गए? तो ध्यान रखेंगे ये जोड़े गए थे 42 या 42वें संविधान संशोधन के तहत। और जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब ये तीनों के तीनों शब्द जोड़े गए थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार या कितनी बार संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी कब? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यही कारण है कि वही 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। एक तो हमारा संविधान है और एक ये लघु संविधान है, जो कि 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। और बहुत अच्छी तरीके से इस बात को आप ध्यान रखें। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय प्रस्तावना में या संविधान की प्रस्तावना में जब क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, तो उस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी। तो आप ध्यान रखें कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय भारतीय प्रधानमंत्री थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अंदर लघु संविधान किसे कहा जाता है या कि कौन से संशोधन को कहा जाता है। तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2 पॉइंट हैं, 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि एक नाम आएगा यहाँ पर MA पालकीवाला। क्या कहा मैंने? MA पालकीवाला।
तो M.A. पालकीवाला के अनुसार या M.A. पालकीवाला ने कहा था कि जो भारतीय प्रस्तावना है या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो केवल और केवल प्रस्तावना नहीं है, ये भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। भारतीय संविधान का क्या है? ये परिचय पत्र है। ध्यान रखेंगे कि M.A. पालकीवाला के अनुसार भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा गया था किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। और दोस्तों एक नाम आएगा ठाकुरदास भार्गव, और ये जो ठाकुरदास या ठाकुर, मैंने ठाकुर द्वारा लिख दिया, ठाकुरदास भार्गव हैं, इनके अनुसार कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो केवल और केवल प्रस्तावना नहीं है, वो भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या है वो? भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो ठाकुरदास भार्गव के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है भारत का या भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और M.A. पालकीवाला के अनुसार ये परिचय पत्र है किसका? भारतीय संविधान का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। और दोस्तों जितने भी शब्द या जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन और राउंड करके दिखाए हैं, इनको एक बार आप ज़रूर रिवाइज करें, इनको एक बार ज़रूर अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का सवाल आपके एग्जामिनेशंस में आपके एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर करें, बिल्कुल ना भूलें शेयर करना, और साथ ही जितना हो सके उतना शेयर करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय हमें बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल। हालांकि यहाँ पर जितना भी मैंने बोर्ड पर लिखा है इसको एक बार आप फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालें और नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में। तो हो चुका है स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कर दें। ये जो मेरे बाल हैं ये थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, थोड़े नाराज़ हो रहे हैं, इनको खुश करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, बाकी मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हो सकता है या होगा, सकता ही नहीं है, करेंगे शेड्यूल को शुरू करेंगे, और शेड्यूल से संबंधित 2 या 3 पार्ट्स इस शेड्यूल के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर पर आराम से पढ़ें लिखें और एंजॉय भी करें खुद की लाइफ को। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल।